जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, नमस्कारम, और क्या कहते हैं कैनेडियंस को, बॉन्सवा, बॉन्जू, बोंजूर। बॉन्जू, बोंजूर इन बॉन्जूर। फ्रेंच। हाँ, अब तो कैनेडियन इंटेलिजेंस भी हमको वॉच कर रही होगी, तो बॉन्जूर नहीं, हमें मिसियो। क्यों वॉच करेगी? कैसा हाल है तुम? नहीं, so you are saying to the French population. हाँ, So डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अमेरिका में हैं, और अभी 20 दिन पहले तो सारी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट आई हुई थी दिल्ली में, और अभी 20 दिन बाद डॉक्टर जयशंकर आ गए बिकॉज ऑफ यूएन। लेकिन ही डिडंट गो बैक फ्रॉम न्यूयॉर्क। उन्हें वॉशिंगटन जाके फिर दोबारा हाई लेवल मीटिंग्स की हैं। आज वो लॉयड ऑस्टन से कल मिले हैं, और कहा गया है कि जी डिफेंस कोऑपरेशन, को प्रोडक्शन और इन चीज़ों पे बात हुई है। हाउ डू यू सी दिस मीटिंग विद द डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन सेक्रेटरी, मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस? What's behind this? ये obviously this is a very extraordinary diplomatic exercise. कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे लगता है डॉक्टर जयशंकर अमेरिका के घर जवाई बन गए। घर दामाद नहीं कहते कि वो सब वो यहाँ ही रहते हैं। या यूं कहिए कि देखिए, दिस इज द आफ्टर पार्टी ऑफ द यूएनजीए मीटिंग। पहले यूएनजीए में भी देख लें आप, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट वाज द यूएन जनरल असेंबली। वो सबसे मतलब यूजलेस अनइवेंटफुल इवेंट था। वहां पर भी जयशंकर साहब ने एक जबरदस्त तकरीर कर दी। देखिए, इंडिया की तरफ से बहुत बातें होती रही कि इंडिया इज विश्व गुरु, बट इस ट्रिप में आप देख सकते हैं कि जयशंकर इज एक्टिंग और इज द विश्व गुरु। वो ना सिर्फ दुनिया को बता रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, और इंडिया और अमेरिका के क्या ताल्लुकात है और क्या उम्मीदें हैं इंडिया और अमेरिका को, बट इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेल द वर्ल्ड कि दुनिया कैसी है, कि क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेशंस टेकिंग प्लेस एट द स्ट्रक्चरल लेवल, ग्लोबलाइजेशन का क्या हो रहा है, रीग्लोबलाइजेशन कैसा करना चाहिए। सो ही इज लिटरली लेक्चरिंग टू द वर्ल्ड। लेक्चरिंग मतलब मैं पॉजिटिव सेंस में ले रहा हूँ उसकी, वो समझा रहे हैं। वो खुद अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं पोडियम से यूएन के और वाशिंगटन के स्टेट डिपार्टमेंट के, इज टेलिंग द पीपल हाउ द वर्ल्ड इज, व्हाट इंडियाज रोल इज। तो मेरे ख्याल से दिस पिछले 2 हफ्ते शुड बी परहैप्स उनकी करियर के पीक कह सकते हैं आप, इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स। तो आप यूएन में देख लें, जो मैं कह रहा हूँ ना, द लीस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट था। वहां पर भी क्वाड की मीटिंग हुई, G7 की मीटिंग हुई ऑन द साइड लाइन्स, वहां पे भी ब्लिंकन के साथ साइड लाइन पे मीटिंग हुई। फिर उसके बाद ही हैज कम एंड अटेंडेड थिंक टैंक्स, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस पे ही गेव अ लेक्चर, एंड देन फिर हडसन इंस्टीट्यूट में कल उनका बहुत धुआंधार डिस्कशन रहा। उनकी जो यूएन की स्पीच है और जो हडसन इंस्टीट्यूट की स्पीच है, उन दोनों पे मैंने अलग अलग कॉन्वर्सेशंस किए हैं। तो आपके सुनने वाले, इफ दे वांट, दे कैन गो एंड टेक अ लुक एट इट। बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आई थिंक जो फॉरेन पॉलिसी कम्युनिटी है, यानी जो लोग फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, जो लोग पढ़ाते हैं, जो लोग रिपोर्ट करते हैं, एकेडेमिया, मीडिया, गवर्नमेंट, इन सबको वो स्पीचेस देखनी चाहिए टू गेट अ पॉइंट, टू गेट a sense of how the global south sees the world, how India sees the world. और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको जयशंकर के एनालिसिस से आपको चाइना की भी सोच समझ में आ सकती है और अमेरिका की भी सोच, नॉट जस्ट द वे इंडिया इज थिंकिंग। सो इट्स अ बून, यूं कह सकते हैं कि फाउंटेन ऑफ नॉलेज है वो दो स्पीचेस, सो दे शुड सी। लेकिन उसके बाद ही स्टेट बैक, और ये जो मीटिंग्स हो रहे हैं, जो बायलैटरल मीटिंग्स हो रहे हैं, सो ही इज डूइंग 2 थिंग्स। ही इज डूइंग पब्लिक डिप्लोमेसी, जहाँ पे वो थिंक टैंक से, मीडिया से इतनी इंटेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होल्ड किए, एंड देन ही इज ऑल्सो डूइंग द बायलैटरल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इश्यूज। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उनकी मीटिंग ब्लिंकन के साथ हुई है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जेक सलिवन के साथ हुई, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं,
लॉयड ऑस्टिन के साथ हुई, जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, रायमोंडो के साथ भी हुई. तो ही हैज हैड सो फार दैट वी नो ऑफ. इनफैक्ट आज सुबह में हमारे सेनेटर से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि थर्सडे को उनकी भी मीटिंग हुई जयशंकर साहब के. और हमारे जो सेनेटर है, सेनेटर क्रिस कून्स, वो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के मेंबर है. इज वेरी इन्फ्लुएंशियल. और अफ्रीका के तो वो मतलब he is the most important senator in the US when it comes to Africa, European security. तो मैं बाद में उनको भिजाया कि जयशंकर साहब एक्चुअली ट्वीटेड ए फोटोग्राफ ऑफ हिज एंड क्रिस कून्स. तो आप देख सकते हैं ट्विटर पे. सो द थिंग इज के मतलब दिस इज टूर डी फोर्स. वो मतलब एवरीबडी हु इज इम्पोर्टेंट वो बस आके मतलब वो कहते हैं ना कि अपना ऊंट लेके आ रहे हैं पानी पिलाने के लिए. सो एक के बाद एक ही सिटिंग देयर. बट इन प्रिंसिपल जो हो रहा है एक्चुअली कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ आए थे, जो अग्रीमेंट्स वगैरह हुए थे सिक्योरिटी को लेकर, इंटेलिजेंस को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर, बिजनेस टू बिजनेस, जो सारे अरेंजमेंट्स, जो प्रोमिसेस वगैरह, उसका जो क्या बोलना चाहिए पेपर वर्क वगैरह है उसको आगे लेके जाना, ऑल ऑफ दैट इज बीइंग डन नाउ. सो फॉर एग्जांपल G20 में अनाउंस हुआ कि आईमेक का प्रोजेक्ट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाने का प्रोजेक्ट है, बेसिकली इट्स द वेस्ट अमेरिका और मिडिल ईस्ट वगैरह का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो चैलेंज है ये. तो उसका फॉलो अप दे हैव टू गो थ्रू इट. सो ऑल ऑफ दैट, सो इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द क्वाड मीटिंग विच इज नेक्स्ट ईयर. इंडिया में है क्वाड की समिट. लेकिन नेक्स्ट मंथ इंडिया में 2x2 की भी मीटिंग है. क्वाड की 2x2 यानी क्वाड का नहीं, यूएस इंडिया के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर्स, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ये 2x2 की मीटिंग है फिर. तो उसका भी प्रिपरेशन हो रहा है. व्हाट आई एम सरप्राइज इज के राजनाथ सिंह नहीं है इस टूर में उनके साथ, और अजीत डोवल, they are not here in full force. I was surprised as to why. It may also show that Prime Minister Modi trusts Jaishankar more than the rest of them. Yeah, he thinks that Jaishankar is enough to handle America. So whatever it is, it's a मतलब बहुत ही सीरियस काम हो रहा है वहां पर. अगर मैं चाइना हूं तो रोज मुझे देख के कपकपी लगनी चाहिए, जिस तरह से तेजी से द वर्ल्ड टू मेजर पावर्स. डॉक्टर साहब कैसे कब लगेगी? क्या आप समझते हैं कि चाइना इज हैज बीन आउटमैन्यूवर्ड बाय इंडिया, या कि आप इसको ऐसे देखेंगे कि इंडिया इज सर्चिंग फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी एंड फॉर इट्स ओन सर्वाइवल एट द एंड ऑफ द डे? बिकॉज आफ्टर गलवान इंडिया को तो फ्रांस भी जाना पड़ा, अमेरिका भी जाना पड़ा. फॉरगेट व्हाट अमेरिका नीड्स फ्रॉम इंडिया, बट आल्सो व्हाई इंडिया इज क्लैमरिंग. इंडिया इज वर्किंग फॉर मैं ऑल आपको दैट. सिंपल चीज में मिसाल देता हूँ, क्रिकेट की मिसाल देता हूँ. आपने खेली है क्रिकेट? तो इमेजिन चाइना इज लाइक ए फास्ट बॉलर, बड़ा तेजी से धूम धूम आके बड़े जोर से बाउंसर मारा इंडिया के ऊपर, और इंडिया ऐसा बैट लगाया वो छक्का चला गया. तो गलवान वैसा हो गया. जो गलवान में जो हरकत की है ना चाइना ने, तो वो एज को लगकर वो छक्का जा रहा है, या ये जो नजर आ रहा है आपको, दिस इज द 6. क्योंकि जिस तेजी से इंडिया हैज अग्रीड टू गो, एक्चुअली जो बाउंसर था वो डोकलाम था. तो हडसन इंस्टीट्यूट में इन द बिगिनिंग, हडसन इंस्टीट्यूट की जो तकरीर थी, इट वाज फोकस्ड ऑन द इंडो पैसिफिक. तो डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि ये दूसरी सेकेंड अटेम्प्ट में सक्सेस हुआ है, पहले अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं हुआ. तो 2007 में जो कोशिश की थी यूएस ने क्वाड बनाने की, दैट डिडंट वर्क आउट. ये क्वाड का प्लान मतलब इट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लान्स ऑफ दिस सेंचुरी. लेकिन 2017 के बाद से इट हैज बीन वर्किंग वेरी फास्ट. 2019 में मिनिस्टीरियल लेवल पे आ गया था. So the answer is the difference between 2007 and 2017 is China, and China's role, China का जो इमेज है वो चेंज हो गया. देखिए, जब बैलेंस ऑफ पावर की जो डिस्कशंस होते हैं, तो बास थियरीज आर जस्ट अबाउट बैलेंस ऑफ पावर, बास थियरीज आर बैलेंस ऑफ थ्रेट. ठीक है,
यानी मतलब America is a powerful country, India is a powerful country, but India does not see America as a threat, right? So it's not trying to balance America, but China is posing a threat now, so it needs to balance that threat. तो उसमें क्या होता है, the people whom you see as a threat and not threat. तो इंडिया के लिए 2017 और 2020 के बाद चाइना की aggressive foreign policy became an imminent threat, clear and present danger बन गया चाइना. तो इंडिया हैज देयरफॉर मतलब उनकी जो हिस्टोरिक रिजर्वेशंस थे अमेरिका से, जो झिझक थी, वो सारी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे. तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बढ़ रहे हैं और फायदे भी हो रहे हैं ना. सो लाइक अगर आपने वो तकरीर नहीं देखी तो जरूर देखें. ही सेड समथिंग एल्स वेरी इंटरेस्टिंग. ही सेज कि अब अमेरिका और चाइना, इंडिया एक दूसरे से डील नहीं कर रहे हैं. They're not trying to deal with each other. They are trying to work together. Yeah, this is a very different. मतलब I like the way he put it. It's like saying कि मैं उनके साथ उनको डील कर, मतलब जब किसी के साथ आप डील कर रहे हैं, then it's like अरे यार फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है. I need to balance those things. वैसा नहीं है. You're saying हम मिल के क्या कर सकते हैं. लेकिन डॉक्टर, isn't it a fear behind all this? क्या आपको नहीं लगता कि जब इंडिया ये बात कर रहा है, आपने टाइम एंड अगेन एक चीज देखी होगी कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि एक मुल्क है मेरे से ज्यादा, इतना ज्यादा ताकतवर है, मैं उसको क्यों अनॉय करूं. सो इंडिया इज डूइंग एवरी बिट नॉट टू अनॉय द चाइनीज, बिकॉज एट दिस मोमेंट दे बिलीव दैट नोबडी विल कम टू द रेस्क्यू. देखिए, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अनॉयंस एनीमोर. मतलब वो जो आप कोट कह रहे हैं, वो स्मिता पारक, क्या नाम है वो, ANI को उन्होंने कहा था ना, he was irritated by what she was saying. So he said, do you want me to go and start a war with a bigger economy? ये कहा उन्होंने. तो इंडिया is not prepared to go to war with China at the moment. इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है. मतलब ये सड़क पे चलने वाले लोग may have ideas, but everybody knows that the balance of power, balance of economy, बहुत heavily China के favor में है as long as India is alone. But India अगर Quad के साथ है, then the balance of power is in India's favor. तो अगर it's like this, कि आपके सामने कोई खतरा है और आपके पास दो ऑप्शन है. या तो वो खतरे को भाई कहकर हाथ जोड़ के संभाल लें, या भागे घर के दरवाजे के अंदर वापस. लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है कि दरवाजा बंद है या लॉक्ड है या नहीं, देन आप फंस गए ना. तो अमेरिका के तरफ वैसा भरोसा नहीं था इंडिया को पहले कि अमेरिका विल बैक इंडिया ऑल द वे. जरा झिझक थी. लेकिन जब 2017 हुआ और 2020 हुआ, then China has forced India to run towards the door, and America has opened the door. That's the difference. जब वो दरवाजे पे पहुंचे तो दरवाजा खुला है, अमेरिका ने कहा ये ले शॉटगन, तू भाग क्यों रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें, मार गोली पलट के. वी विल गिव यू वांट F414, ये ले. तुमको इंटेलिजेंस चाहिए. देखिए, अब यहाँ लोग कह रहे हैं क्लियरली कि 2017 में भी यूएस ने इंटेलिजेंस शेयर की थी इंडिया के साथ डोकलाम की, और गलवान में भी, और अरुणाचल प्रदेश में भी. So the United States has helped real time to India 3 times already. और फिर मतलब genuine benefits हो रहे हैं. और देखिए, आप और हम तो पढ़ रहे हैं ना इसके बारे में, या किसी से बात कर रहे हैं, या शेयरिंग. अब जब हम इवेंट्स अटेंड करते हैं वॉशिंगटन में, किसी के साथ चाय पीते हैं बाद में, so we get to hear things. But the Indian government is actually seeing this in action, na? They are getting daily intelligence sharing. कि अरे वाह, America is sharing with us on a daily basis. वो देख रहे हैं, खासतौर से जब मिलिट्री टू मिलिट्री प्रैक्टिसेस हो रहे हैं. अभी मालाबार की जो एक्सरसाइज हुई, देखें आप वहाँ पे. उससे पहले नॉर्थ इंडिया में मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए हैं. तो पिछले एक साल में ही देखो आप, लैंड पे भी एक्सरसाइज हुए हैं, सी में भी एक्सरसाइज हुए. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एयरफोर्स के भी एक्सरसाइज अभी जो हुए G20 के.
So in that sense, you are seeing कि interoperability बढ़ रही है, there is sharing of intelligence, there is sharing of best practices, or there is also accommodation of each other. एक दूसरे को accommodate भी कर रहे हैं. So the confidence तो बढ़ते ही जा रहा है. And they are seeing more benefits and less नुकसान. अब 1 million visas दे रहे हैं इंडिया को इस साल. तो देखिए, the benefits are not just security related, economic related, education, technology, plus people to people भी बहुत, मतलब आप गारसेटी को वॉच कर रहे हैं, आप कंपेयर करके देखें इंडिया, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया और यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान, पीपल टू पीपल कितना कर रहे हैं. वो जा रहा है सिक्योरिटी, गवादार जा रहा है, ही इज गोइंग टू गिलगित, ही इज डूइंग ऑल दिस सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रिप्स, बट नॉट लाइक गारसेटी जो जाके मद्रास में फिल्टर कॉफी पी रहा है. ही इज जस्ट एंगेजिंग विद पब्लिक, टॉकिंग टू स्टूडेंट्स. नहीं, देखिए, जो आप अगर इस्लामाबाद में जो यूएस एम्बेसी का ट्विटर हैंडल देखें, द अमेरिकन डीसीएम एंड द अमेरिकन एम्बेसडर, दे हैव बीन ट्रैवलिंग अ लॉट इन सिंध एंड पाकिस्तान. ऑब्वियसली छोटा है, वी डोंट हैव स्टेट्स और 20 उस तरह नहीं है, लेकिन ये है कि जो चाइनीज अमेरिकन एम्बेसडर है वो बहुत ज़्यादा. और आपको पता है ये जो 2 मूव्स हैं, बीइंग इन कश्मीर एंड जीबी, ये अमेरिकन ने बड़ी, ये दे वर वेरी डेयरिंग मूव्स. इंडिया बड़ा उस पर बोला है, लेकिन दे वेंट देयर, उन्होंने वो उस पर रुके नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एंगेज करे. लेकिन ऑब्वियसली इंडिया और अमेरिका का हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, द वे दे आर मूविंग अहेड. डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपसे करना चाह रहा था. आपने एक लफ्ज़ बोला है, बैलेंस ऑफ थ्रेट. हमने बैलेंस ऑफ पावर भी सुना है, बैलेंस ऑफ टेरर भी सुना है, बट दिस बैलेंस ऑफ थ्रेट से क्या मुराद? लेट्स से कि आपको न्यूक्लियर वेपन्स चाइना ने दिया जी. क्यों? Because you are not a threat to them, but you are a threat to India. So if you get a nuclear weapon, India has to balance that because it's a threat. लेकिन जब अमेरिका F-35 बनाता है तो कनाडा भाग कर F-35 के काउंटर नहीं बनाता, because America's F-35 is not a threat to Canada. हालांकि पता है आपको, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है स्टैनफोर्ड के, बियोनो डी मेस्किटो कहकर है उनका, बियोनो डी मेस्किटो. इतनी मोटी मोटी किताबें लिखते हैं वो फॉर्मल थियरी में. तो उनका एक किताब वाज टू आर्ग्यू के जो स्टेट्स आजू बाजू होते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वॉर की. सो फ्रॉम ए मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव, अमेरिका के सबसे ज्यादा चांसेस जंग होने के वो कनाडा और मेक्सिको के साथ है, बिकॉज दे शेयर ए बॉर्डर. जैसे इंडिया और मंगोलिया की जंग के चांसेस बहुत कम है बट इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया चाइना के जंग के ज्यादा है, कंटिगुअस. तो इवन देन अमेरिका's new weapons are not a threat to Canada, but they are a threat to Russia. So Russia will see, अरे F-35 बना है, how can we shoot it down? Let's make S-600. So that move to create S-600 is a balance of threat. ठीक है. So in that sense थोड़ा कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाता है, because this is influenced by your categorization of the other state as a friend or an enemy. जब रियलिज्म में बैलेंस ऑफ थ्रेट की आर्ग्यूमेंट होती है, उसमें वो कैटेगराइज नहीं करते फ्रेंड है या एनिमी है, नहीं. बट कंस्ट्रक्टिव इससे नहीं, ये तो फ्रेंड है, सो वी डोंट नीड टू बैलेंस दैट पावर बिकॉज देयर इज नो थ्रेट. सो बैलेंस ऑफ थ्रेट की बात करते हैं. तो इंडिया डज नॉट सी दैट एनी मोर. द यूएस इज नॉट अ थ्रेट. व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका इज बिल्डिंग ए न्यू चाइना अगेन. सोचो आप 10 साल के बाद, 12 साल के बाद अगर इंडिया की इकोनॉमी अमेरिका से बड़ी हो जाती है या कंपेटिटिव हो जाती है, तो विल इंडिया कंटिन्यू टू प्ले दिस रोल, जो करंट रोल है इंडिया का, विच एवर वे यू डिफाइन, राइट. वॉल्टर रसल मीड जो हडसन इंस्टीट्यूट के चेयर थे, वो मॉडरेट कर रहे थे पैनल. उन्होंने बहुत केयरफुली हैंडल किए इन लोगों ने जयशंकर साहब से. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत अदब से एंड केयरफुली. सो ही वाज ट्राइंग टू से कि भाई फंडामेंटली अमेरिका और
the US, from an international theory perspective, cannot be friends because America is a status quo power. अमेरिका को चेंज नहीं चाहिए दुनिया में. इफ यू आर ऑन टॉप, व्हाई वुड यू वांट चेंज? बट इंडिया इज अ पावर दैट वांट्स चेंज. देखा, आप हर वक्त बात कर रहे हैं कब चेंज कर रहे हो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये वो नहीं होने वाला है. मैं कह रहा था वी आर नॉट एन एंटी वेस्ट, वी आर अ नॉन वेस्टर्न, जो उसने जयशंकर ने कहा. तो जब तो जब वो जवाब दिए, दैट इज व्हाट ही मेंट कि वी आर नॉट अ थ्रेट एंड देयरफॉर देयर इज नो नीड टू बैलेंस ऑफ थ्रेट की बात आ रही. इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैंने वो कॉन्सेप्ट की रेफर किया था. बिल्कुल, ये तो ऑब्वियसली थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली और बड़ी इंटरेस्टिंग. लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें चाइना, आप अगर देखें व्हाट डॉक्टर जयशंकर एंड द अमेरिकन्स आर डूइंग, don't you think China is constructing an alternative world, although not in its favor, but somehow it's managing expansion of BRICS, भले हो या SCO हो. It will take some time. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया कहता है जी कि आप इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करें. अभी जैसे वो सवाल भी हुआ उनसे, तो उन्होंने कहा यार हमें वी आर नॉट, हम जो है वो रिविजनिस्ट नहीं. आई थिंक दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग. वी आर रिफॉर्मिस्ट, नॉट रिविजनिस्ट. हम रिफॉर्मिस्ट हैं. सो आपको नहीं लगता चाइना भी तो अल्टरनेटिव वर्ल्ड जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है? इसको आप कैसे देखेंगे? भले मजबूरी में लोग उसके साथ अटैच हो रहे हैं फिलहाल, they don't have that political and military muscle at this point. इसको कैसे देखेंगे? देखिए, both India and China want fundamental changes in the global structure. China is not working with the US to make that change. India is patient. India ने UN रिफॉर्म की तब्दीली 1945 से की, पैदा होने से पहले से. अभी तक नहीं हुआ, but it is still being patient. China is trying to change it by force. So China is trying to transform the system. India wants to reform the system. That's why India is not a threat. China is a threat. लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ. One of the advantages जो इंडिया को मिला है कि जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है वो 9 साल से इन पावर. 5 साल तकरीबन जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर थे. उससे पहले आई थिंक 1 या 2 साल उसमें सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी भी. ही वाज इन द वाइल्ड ओनली फॉर 1 or 2 years ना. लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल शुरू से है और डिफेंस सेक्रेटरी भी. यानी जो इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी सेटअप है काफी स्टेबल है. तो दे आर एबल टू थिंक. आप देख लें आपके कितने फॉरेन मिनिस्टर्स आ गए पिछले 4 साल में, मतलब मोदी के सेकेंड टर्म में इतने. सो देयर इज नो कंटिन्यूटी, नो. तो आप चाइना में देखें, वो तो गायब हो जा रहे हैं. लाइक दे हैव गॉन. वी डोंट इवन नो वेयर दे आर. अब उनका फॉरेन मिनिस्टर आया गया पता भी नहीं चल रहा. लेकिन इससे फॉरेन पॉलिसी में तो कोई असर नहीं पड़ता सर. नहीं, I will tell you what happens. What happens is that when Xi Jinping does stupid things, none of them has the guts to tell him कि ये don't do this, इससे बहुत नुकसान होगा. मैं 2-3 चाइनीज एक्सपर्ट्स के साथ एक दिन ओवर कप ऑफ टी काफी देर बैठा. उनको कन्विंस कर रहा था कि कॉन्वर्सेशन पे आए. वो बेचारे नहीं आ रहे थे, लेकिन खुल के बात किए मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब विदाउट कैमरा. और उनकी जो इंडिया के तरफ, फ्रॉम द इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, दे डोंट सी इंडिया एज ए मिलिट्री थ्रेट. दे सी इंडिया एज एन इकोनॉमिक थ्रेट. तो उनको डर ये है कि उनके पास जो मैन्युफैक्चरिंग की जो इकोनॉमी है वो शिफ्ट ना हो जाए. दैट इज देयर फियर. और उससे ये होगा कि उनकी, इट्स लाइक सेइंग कि पंक्चर हो गया ना गाड़ी की, हवा निकल गई तो टायर में से आप जाएंगे कहाँ. सो दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग. मैंने अभी एक शो किया है अबाउट चाइनाज इकोनॉमी. आप देखो पिछले 4 महीने से लगातार चाइना के एक्सपोर्ट्स और चाइना के इंपोर्ट्स आर गोइंग डाउन. बट
उससे ज्यादा खतरनाक न्यूज चाइना के लिए है कि 2017 से लेके अभी तक कॉन्स्टेंटली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन चाइना आर कंप्लीटली डाउन। जो आर्क है आप ग्राफ का देखें आप, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो एक चाइना का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द यूएस 2017 में 46 बिलियन था, अब वो 5 बिलियन के उतना हो गया। और यूरोप अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स इन चाइना भी गिर रहे हैं। अब अगस्त में जो बाइडेन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया कि 3 फील्ड्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन एंड रिसर्च, इन फील्ड्स में कोई अमेरिकन इन्वेस्ट नहीं करेगा चाइना में, एंड दे विल हैव टू गो थ्रू द यूएस गवर्नमेंट, और वो नहीं देने वाले, इतना तपाएंगे कि आप यू विल डिसाइड के यार कहीं और चले जाएं, लेट्स गो टू ताइवान, लेट्स गो टू जापान, या मेक इट एट होम, बिकॉज वहां पे इंसेंटिव भी डाल रखा है ना इन्होंने $500 बिलियन का फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। सो यू कैन ऑलरेडी सी कि इकोनॉमिक डीकपलिंग तो हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स से, एंड द यूरोपियंस आर आल्सो ट्राइंग वेरी हार्ड टू डू दैट। तो अगर चाइना की ये जो 2 बड़े मार्केट्स है दुनिया के, यूएस एंड यूरोप, अगर इससे ट्रेड कम होने लगा, so the critical point will be to see what happens to US China and China Europe trade in 2023 and 2024। अगर वो गिरता है शार्पली ना, तो then you can say कि अमेरिका की कंटेनमेंट इज इन फुल स्विंग। और उसके बाद जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है चाइना के, दे विल बिगिन टू हर्ट। उनकी अभी भी देखो आप, सारी दुनिया में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, उनके पास डिफ्लेशन का प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये है कि उनके रियल एस्टेट का भी मार्केट भी ठीक नहीं हुआ है। एजुकेटेड यूथ 21% से लेके 25% तक अनएम्प्लॉयमेंट। भाई व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी है ये? यूएस अनएम्प्लॉयमेंट इज नाउ 3.4% है। और आपको पता है यहाँ पे कंपनीज आर नॉट interviewing candidates are interviewing companies। और so the challenge, inflation 3.7%, unemployment 3.4 है हमारे पास, which is nothing compared to what is happening in China। आपके पास देखिए इन्फ्लेशन क्या 30% से ज्यादा है। इमेजिन दैट, मतलब कितना डिस्टेबलाइज हो जाती है इकोनॉमी। सो आई थिंक के जो शी जिनपिंग की जो फॉरेन पॉलिसी है, बिकॉज ही डजंट हैव ट्रस्टिंग, जैसा कि आई एम श्योर के अगर Modi has a point of view and Jaishankar has a different point of view, one, Jaishankar will tell him, and two, Modi will listen। ये और बात है, he may act on it or not, इसका ज़्यादा I have no knowledge about this, right? But I know because वो खुल के बात करता है ना। आप देखिए when you see the press conferences or speeches, he's speaking, और ऐसा नोट्स लेकर पढ़ नहीं रहा है वो, he has just points and then he's speaking freely, he's thinking, stream of consciousness है नजर आता आपको। the man is free to talk। but China में if his advisors are not free to tell Xi Jinping that this is not the right policy, then I'm worried कि it's like saying कि इतनी बड़ी ट्रेन है, वो ड्राइवर जरा आउट ऑफ कंट्रोल अगर होगी ट्रेन तो क्या होगा। आप देखिए डॉक्टर साहब, ये इश्यू तो को आज का थोड़ा, ये तो पहले दिन से चाइना में, बट दिस इज नॉट स्टॉप चाइना's राइट्स इन एनी वे until now, because China was not a threat 10 years ago, it is a threat now। अब हो गई है ना, 19 ट्रिलियन हो गई ना इकोनॉमी, इज कैचिंग अप विद द यूएस। $4 ट्रिलियन पीछे है, या 5, 2 साल में कैचअप कर ले सकता है। आपको पता है 9/11 के बाद से, सॉरी नॉट 9/11, कोविड के बाद से, कोविड कब हुआ? 2020 में हुआ। कोविड के बाद से बोथ यूएस एंड चाइना हैव एडेड एन इंडिया टू देयर इकोनॉमी। समझे आप? अगर चाइना को ले, कोविड से पहले चाइना को अब ले, जो बीच में गैप है वो इंडिया से बड़ा है। So these are very powerful economies। So it is a huge threat to India। अगर इंडिया की इकोनॉमी को लेके इतना नाच रहे हैं यूरोपियंस एंड द यूएस, तो उतनी तो ये
चाइना का 1/4 इज बिगर देन इंडियाज इकोनॉमी ना. So it's a genuine threat. मतलब the US feels it is a threat. In fact, जयशंकर साहब ने अपनी स्पीच में भी ये कहा कि इंडो पैसिफिक का मकसद ही ये है कि the US has realized that it cannot manage the world on its own and it needs help, and that is where Quad is coming. वो अमेरिका देख रहा है सिस्टम में अभी तक तो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पे तूफान आ रहा है और इस तूफान में हम नहीं संभाल सकते. इनफैक्ट डॉक्टर जयशंकर एक इंटरेस्टिंग बात बोले जो आई वांट टू गो एंड एक्चुअली चेक इन बिकॉज इट्स वेरी सेफ. ही सेड कि अमेरिका की जो मिलिट्री प्रेजेंस अब है इंडो पैसिफिक में वो बहुत कम है कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी इन द पास्ट. और पिछले 10 साल में चाइना की नेवी बहुत एक्सप्लोसिवली तेजी से बढ़ गई. इट इज द बिगेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड नाउ. चाइना की जो नेवी है इट इज बिगर देन द यूएस नेवी नाउ. और जो द यूएस इज अ ब्लू वाटर पावर ना. अभी तो अमेरिका के अलावा और कोई ऐसा ब्लू वाटर पावर नहीं है दैट कैन प्रोजेक्ट power far away, but for China to be able to have, ये और बात है कि उनके जहाज छोटे हैं और there are different kinds of है, but it's a defensive navy है वो. So because they are going to fight closer to the China sure ना. America is going to fight far away on the other side of the planet, so to speak. मतलब जो पैसिफिक में लड़ेंगी इंडिया, it's going to go far, the navy, but चाइना के लिए it's much closer, that fight. Maybe I need to go. हमको आदत नहीं है ना मैप उल्टा देखने की, याद है मतलब हम जो देखते हैं वो लैंड वाला मैप देखते हैं ना, लेकिन जो पैसिफिक का उस तरफ है ये जो, so we need to flip the map and see. अच्छा तो ये यूएस है, ये चाइना है, ये पैसिफिक है. मे बी दे आर बोथ. वहीं पे नेवल बैटल्स अगर होंगे तो वहां होंगी सारा का सारा जंग. लेट्स सी क्या बैटल होती है, कैसे होती है. आई थिंक द बैटल इज गोइंग टू बी फॉट इन द इकोनॉमिक स्फीयर और टेक्नोलॉजी के स्फीयर में. बिकॉज देखिए ये जो आर्मीनिया अजरबैजान की जंग हुई थी ना पिछले साल, अभी नई वाली नहीं कह रहा, उससे पहले वाली कह रहा, उसमें आर्मीनिया यूज्ड टू हैव अ ट्रेडिशनल एडवांटेज ओवर अजरबैजान. लेकिन इस बार उल्टा हो गया ना. इस बार उल्टा इसलिए हुआ कि अजरबैजान वाज एबल टू डिस्ट्रॉय $5 मिलियन के, $20 मिलियन के टैंक्स विद $50,000 के ड्रोन्स. The hero of the battle between Azerbaijan and Armenia were drones. खासतौर से वो ईरान से नहीं, वो टर्की से जो लिए थे वो ड्रोन्स. उसी तरह जो ईरान के जो ड्रोन्स, जो सुइसाइड टाइप ड्रोन्स, उस तरह के ड्रोन्स बहुत यूज किए उन्होंने. तो आप यूज कर रहे हैं 50,000 का ड्रोन, आके वो टैंक को मार रहा है, 50 लाख की वो गई, डूब गया, खत्म. आपके फाइनेंसेस भी जा रहे हैं, प्लस द टैंक करेगा क्या, ड्रोन के पीछे वो भागेगा, वो गोल गोल, वो कुत्ता दुम के पीछे नहीं पकड़ता है, वैसा हो जाएगा टैंक. सो द बैटल फील्ड कंप्लीटली चेंज्ड, राइट. सो व्हाट हैज हैपेंड कि टेक्नोलॉजी शिफ्ट. तो ये तो मैं छोटा मिसाल, ये ट्रेलर है. तो जो इंडिया, चाइना और अमेरिका के बीच में, द वन विच हैज more innovation in AI will get ahead in the battlefield. तो जो ड्रोन जो वो रोल प्ले किया, in the future that role will be played by AI. Future क्या, already. So AI control over land, over sea, underwater and in air drones. Basically they will be fighting. Unmanned warfare हो जाएगा वो पूरा battle. तो इसलिए वो जो अमेरिका ने जो बाइडेन ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया कि वी विल नॉट शेयर टेक्नोलॉजी, नॉलेज शेयरिंग विद चाइनीज ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग. आपको पता है अब हम लोग एडवांस इंजीनियरिंग साइंसेस वगैरह में चाइनीज स्टूडेंट को एडमिट नहीं कर रहे हैं उतना. डी रिस्किंग में वो सारा आ गया ना. हाँ, अब इंडियंस को देयर इज नो लिमिट.
जितने लेकिन आए। डॉक्टर साहब ये इस बात को थोड़ा सा ये आखिरी पॉइंट बताते जाइए। वो जो जी, प्रवीण स्वामी कहता है कि द थिएटर ऑफ वॉर विल बी इंडिया, ये मेरा ख्याल है उन्होंने बात मैंने वहीं से सुनी थी। आपको लगता है, मेरा ख्याल है आपने भी ये बात कही थी। मैं तो तो फिर ये बहुत बार कहा हूँ, आई डोंट थिंक दिस इंडिया शुड गेट इन्वॉल्व इन दिस, बोलते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बिकॉज द लैंड वॉर विल बी फॉट इन इंडिया। इनफैक्ट मैं कह रहा था कि जो दो थिएटर्स हैं, जो तो सी वॉर विल बी फॉट, उसमें ताइवान विल बी द यूक्रेन, और जो लैंड वॉर होगी वो इंडिया विल बी द यूक्रेन, राइट। अमेरिका अगर जमीन में लड़ाई हुई तो यहाँ पे ट्रिगर होगी तो इंडिया के बॉर्डर पर। तो अगर अमेरिका आ भी जाता है तो क्या अमेरिका कुछ शिफ्ट थोड़ी होगी बैटलफील्ड, बैटलफील्ड तो हिमालयाज में होंगे। तो ये सवाल मैंने जनरल अता हसनैन के साथ यूज किया, पूछा, तो उनका कहना है कि ही डजंट थिंक कि अमेरिका आने वाला है। ही सेड हिमालयाज में कौन लड़ेगा हमारे अलावा, और किसको आता लड़ना सिर्फ इंडिया, चाइना और पाकिस्तान लड़ सकते हैं वहां पे, राइट। सो वी आर अलोन इन द हिमालयाज, दैट वाज व्हाट ही वाज सेइंग। और दूसरी चीज ये है कि मैं और एक इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट गजाला वहाब से भी बात किया, शी थिंक्स कि the likelihood of the land war starting in India is higher than the likelihood of the sea war starting in Taiwan. क्योंकि ऑलरेडी दो हो चुके हैं ना। आप देखें, दो थिएटर्स को ले लें, चाइना और ताइवान के झपड़े में कितने लोग मारे गए पिछले 2 साल में या 3-4 साल में। यहाँ पे तो 24 मारे गए ना, 4 उनके, इंडिया के 20, एटलीस्ट ऑफिशियल नंबर्स तो वो है। इंडिया तो कहता है कि और भी चाइनीज मारे गए, राइट। So the thing is that you already have had 2 bloody encounters जिसमें हैंड टू हैंड फाइटिंग हुई है और गोलियां भी चल गई हैं पिछले 3 साल के अंदर ऑन द बॉर्डर, प्लस ऑलरेडी। सो ताइवान के सामने वो एक्सरसाइजेस तो बहुत हो रहे हैं, बट द एक्शन इज हियर, सो वी कैन नॉट अंडरमाइन दिस। सो 10 दिन की भी जंग होना, डेवलपमेंट पीछे हो जाएगा बहुत ज्यादा। But for that, India has to develop a deterrence to make sure कि चाइना फिर एक्सरसाइज ना करे, या तो खामोश बैठ जाए, वो जमीन छीनते रहे, या डेवलप एनफ कैपेसिटी। इट्स लाइक सेइंग कि भाई ठीक है आप मुझे मारोगे ना, लेकिन मैं एक आध आपकी आंख निकाल लिया तो देन यू विल बैक ऑफ, राइट। यू आर थिंकिंग इट्स नॉट वर्थ गेटिंग इनटू दिस फाइट एंड लूजिंग एन आई। सो इंडिया नीड्स टू हैव दिस डिटरेंस कैपेसिटी। वो तो है न्यूक्स के साथ, बट स्टिल you need to have a conventional deterrence capability कि अगर आप, if you mess with me I can give you a bloody nose, and that is what is happening with the US partnership। क्योंकि उसमें फायदे जो, मतलब नॉन सिक्योरिटी भी फायदे बहुत है ना। इंडिया की शान बढ़ रही है, इज्जत बढ़ रही है, सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी गेन्स हो रहा है, फंडिंग आ रही है, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टू द यूएस फ्रॉम यूएस टू इंडिया इज ऑन द राइज। एक चीज से मैं बहुत सरप्राइज हो गया, हम लोग बार बार कहते हैं ना कि अमेरिका में लोग हैंड टू माउथ जीते हैं, हैंड टू माउथ जीते हैं, इस तरह की बातें बहुत सुने होंगे ना आप। तो मैं देख रहा था कि अमेरिका से रेमिटेंसेस टू इंडिया आर मच मोर हायर देन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। इनफैक्ट द पूरे गल्फ से उतने रेमिटेंसेस नहीं आते जितने अमेरिका से आते हैं। हालांकि अमेरिका में सिर्फ 5 मिलियन लोग हैं, वहां 9 मिलियन लोग हैं। एंड द रीजन फॉर दैट is कि जो इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा है, इट इज नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ द अमेरिका, नोबडी इज लिविंग हैंड टू माउथ। बहुत पैसा है, ना सिर्फ बहुत पैसा है, यहाँ पे भी बहुत शान से रह रहे हैं, और वहां भी पैसा बहुत भेज भी रहे हैं अपने पेरेंट्स को, फैमिलीज को, इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत कर रहे हैं। So for India, there are lots and lots of benefits in improving relations with the US. जैसा इंग्लैंड था ना पहले, देखिए इजराइल बहुत छोटा है in terms of just the number of population वगैरह। So while Israel has very strong influence and relationship वगैरह, theological भी advantage है उनको, जुड़े क्रिश्चियन वैल्यूज वगैरह। क्रिश्चियन जब बाइबल पढ़ते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड टेस्टामेंट दोनों पढ़ते हैं,
So Israelis have an advantage, but they don't have the volume जो इंडिया के पास है. तो सोचो आप, अगर ये शो हम 50 साल के बाद कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं आपको कि अमेरिका की आबादी अब 500 मिलियन हो गई है, जिसमें से 200 मिलियन इंडियन अमेरिकन हैं. थिंक ऑफ इट. या 100 मिलियन इंडियन अमेरिकन है. तो सडनली दिस इज अनदर इंडिया. जैसा वैंकूवर बन गया है पंजाब का हिस्सा. पूरा का पूरा ऊपर से नीचे. आपको पता है यहाँ पर आप जाके इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, 2 थिएटर मेरे घर के करीब एक पीपल्स प्लाजा नाम का थिएटर है. आई शुडंट बी सेइंग दैट. एनीवे, तो उसमें हर जो मतलब जिस दिन इंडिया में मूवीज रिलीज होते हैं वो यहाँ पे भी रिलीज होते हैं बॉलीवुड के. और जो न्यूयॉर्क शहर का है वहाँ पे तेलुगु मूवीज रिलीज होते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं फ्रॉम तेलंगाना एंड आंध्रा यहाँ पर आईटी में जो काम करते हैं. सो अमेरिका का जो ना, दिस इज द कोर ऑफ अमेरिकन कल्चर. मूवी गोइंग तो अमेरिका के लिए लेजेंडरी चीज है. पॉपकॉर्न लें और जाके कोक लें और मूवी देखें. दिस इज हाउ अमेरिका स्वीटहार्ट्स गॉट टू नो ईच अदर. अमेरिका में 50 साल 60 70 100 साल से यही चल रहा है ना. मूवीज हैज बीन द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अमेरिकन कल्चर. लेकिन अब तेलुगु चलता है यहाँ पर. तेलुगु हिंदी मूवीज, RRR, नाटू नाटू, दे वर ऑल सुपर हिट हियर. So what has happened is कि America is also being culturally transformed by India. इंडिया पे तो है अमेरिकनाइजेशन का इफेक्ट, बट देयर इज आल्सो एन सुबह योगा कर रहे हैं लोग, समोसे खा रहे हैं. दैट्स अ सॉफ्ट पावर. ह्यूज. ये योगा वाला तो अब तो इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है. यानी ये इम्पोर्टेंट चीज. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर खान से. बड़ा मजा आया. वंस अगेन बड़ी एक एनरिचिंग इंटेलेक्चुअल डिस्कशन थी. आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू वेरी मच सर.